नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले ये घटना चक्र के राजनीति शास्त्र के क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। तो आप लोगों ने अगर इसके पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप लोग उसको भी देख लें। और ये हमारा जो 20 क्वेश्चन का हम सेट लेके आते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको ये सारे टॉपिक समझाने की कोशिश की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन है मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारतावाद और फांसीवाद। तो जो ये समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही है। और इसके जनक कौन है दोस्तों? ये मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स साहब हैं जो इसके जनक हैं। और समाजवाद जो शब्द है, ये समाजवाद, इसकी जो सबसे पहले किसी ने इस समाजवाद शब्द की चर्चा की तो वो थे आपके रॉबर्ट ओवन थे। इन्होंने इस शब्द की सबसे पहले जो है प्रयोग किया था। मार्क्स जो हैं ये धर्म को लोगों का अफीम कहते हैं। ये धर्म को क्या कहते हैं? ये अफीम कहते हैं कि ये धर्म जो है लोगों के लिए अफीम की तरह खतरनाक है, क्योंकि इस धर्म का उपयोग करके जो पूंजीपति लोग हैं वो सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। अब तक सभी समाजों का इतिहास, वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये कहा है मार्क्स ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसका कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे ये मार्क्सवादी दर्शन से बहुत प्रभावित थे। और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक थे। इन्होंने देश में समग्र क्रांति आंदोलन चलाया और इनकी जो पुस्तक है बहुत ही फेमस है, वो व्हाई सोशलिज्म। इनकी बुक है व्हाई सोशलिज्म। और दूसरी एक किताब है टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये इनकी पुस्तक है। और जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के नाम पर पनप रहे सर्वाधिकारवाद की कटु आलोचना की थी। ठीक है, सर्वाधिकारवाद की इन्होंने कटु आलोचना की थी, जो मार्क्सवाद की आड़ को लेकर के पनप रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक क्रांतिकारी पथ के मसीहा के रूप में जाना जा सकता है। ऑप्शन है हमारा थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया और रूसो। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, कार्ल मार्क्स। क्रांतिकारी पथ के मसीहा के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के बदलाव के लिए पहली बार वैज्ञानिक आधार पर क्रांति की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। ये कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, बार्कर, मैक्सी और रूसो। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ये स्टेटमेंट दोस्तों याद रखिए, स्टेटमेंट जो होते हैं इन जो फिलासफर्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैक्सी का स्टेटमेंट है, इसको आप लोग याद रखें। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा था प्लेटो के बारे में? क्योंकि आप लोगों ने अगर प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों जानते होंगे कि प्लेटो के पत्नी और संपत्ति के साम्यवादी व्यवस्था के बारे में प्लेटो ने बात की थी। उन्होंने पत्नियों की साम्यवाद की व्यवस्था की थी और संपत्ति की साम्यवाद की व्यवस्था के बारे में बात की थी। पत्नियों के साम्यवाद के रूप में उन्होंने कहा था कि जो राजा होगा उसकी कोई अपनी पर्सनल पत्नी नहीं होगी। ठीक है, उनकी कोई पत्नी नहीं होगी, उनकी कोई संतान नहीं होगी। ठीक है, सभी लोग मतलब जो औरतें होंगी वो सबकी पत्नियां होंगी, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो सबके बच्चे होंगे। मतलब आज एक अजीब तरह से लगता है, और उस राजा को पता नहीं होगा कि उसका पुत्र कौन है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो ये शोषण किया जाता है वो धन दौलत और संपत्ति के लिए किया जाता है, और उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके लिए ही धन का संचय किया जाता है। तो जब उसको पता ही नहीं होगा कौन पुत्र है, तो उसमें जितने भी बच्चे होंगे, चाहे जिसके भी पुत्र होंगे, सबका पालन पोषण उसी हिसाब से होता है। और संपत्ति का भी साम्यवाद की बात की थी कि राजा का कि अपनी पर्सनल कोई संपत्ति नहीं होगी, केवल वो राज्य की सेवा करेगा, प्रजा की सेवा करेगा। इसी बात से प्रभावित होकर मैक्सी ने कहा था कि यदि आज वह जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है,
राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि कामगारों का प्रतिनिधित्व न करके पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता है, ये मार्क्सवाद में कहा जाता है, जो मार्क्स कहते थे। राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी हमारा गलत हो गया, पूरे समुदाय का न करके वो मार्क्सवाद क्या कहता है कि वो केवल धनिक वर्गों का करता है। राज्य सरकार की आत्मा है, ये भी गलत है। मार्क्सवाद कहता है कि राज्य एक वर्ग संरचना है और इसमें जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका है, केवल पूंजीपति वर्ग का है। अतः राज्य की जो समस्त शक्ति का प्रयोग यह वर्ग अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है। इसी तथ्य के आधार पर मार्क्स ने राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मार्क्स राज्य और क्रांति, मार्क्स जो है ये राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित थे। ये किससे प्रभावित थे? फ्रांस की क्रांति थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, जर्मन शास्त्रीय दर्शन से और सभी से। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से संबंधित हैं या प्रभावित हैं। मार्क्स का राज्य और क्रांति का सिद्धांत ये जो है आपका 1848 से लेकर के 1851 के मध्य संपन्न फ्रांस की जो क्रांतिकारी घटनाएं थीं उससे ये प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यह उक्त की राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, किससे संबंधित है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, राज्य के जीवधारी सिद्धांत से, राज्य के वैधिक सिद्धांत से या फिर राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। आधार और अभिरचना के सिद्धांत के आधार पर मार्क्सवादी जो हैं वो राज्य को पूंजीवादी आधार पर खड़ा किया गया ऊपरी ढांचा मानते हैं। यह सर्वोच्च राजनीतिक संरचना है जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? दोस्तों पहले राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित नहीं था, लेकिन सितंबर 1948 में यूनेस्को भवन में एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ भाग लिए थे। उनके द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया गया। राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र जब निर्धारित किया गया तो इसमें किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया? उसमें राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आदि बिंदुओं को समाहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की उद्घोषणा की? ऑप्शन है मैजिनी, लॉर्ड एक्टन, कार्ल मार्क्स और लेनिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। मैजिनी जो है ये इटली के महान देशभक्त और राजनेता थे। इन्होंने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की। भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना जो है मैजिनी के यूथ इटली नामक संगठन की प्रेरणा से की गई थी और मैजिनी का उद्देश्य एक ताकतवर देश के रूप में इटली को स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किसका मानना था कि राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है हीगल, रूसो, बेंथम और मार्क्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। मार्क्स है, ये मार्क्स का विचार है राज्य के बारे में कि सदैव ही दमनकारी संस्था है, कि राज्य जो है वो सदैव दमनकारी संस्था है, क्योंकि इसके द्वारा ही शोषक वर्ग यानी कि पूंजीपति और शोषित वर्ग यानी कि मजदूर, जिसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, का शोषण करता है। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है उसे इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक दिव्य संस्था है, वर्ग शोषण के लिए संस्था है, एक सकारात्मक अच्छाई है या फिर अस्थाई है। तो मार्क्स के अनुसार जो है, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा किया था कि जो राज्य है वो वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये भी आप लोगों को पता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो मैकियावेली ऑप्शन है, मोंटेस्क्यू,
टॉमस एक्विनास और बेंथम। इसमें हमारा ऑप्शन बी है, मॉन्टेस्क्यू सही है। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इनकी पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन का समर्थन किया, जैसा कि आज भी है, भारत में है और जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं इसमें है। यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन का समर्थन किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? राज्य के गठन का क्या कारण था? ऑप्शन है शोषण, दूसरा है सामंतवाद, तीसरा है असमाध्येय वर्ग संघर्ष और चौथा है पूंजीवाद। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क्स के अनुसार राज्य के आसन्न कारण क्या है? राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, असमाध्येय वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? वर्ग संघर्ष की असमाध्येय स्थिति है। और ये स्वीकृति है, इस बात की स्वीकृति है कि समाज ऐसे वर्ग संघर्ष, अंतर विरोधों का शिकार है जिसका कोई हल ही नहीं है। ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म न कर दे, इसलिए प्रकट रूप में राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का भी यही निष्कर्ष है कि राज्य वर्ग संघर्षों की जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है, उपज और अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का वर्ग संघर्ष वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मार्क्स ने। ये वर्ग संघर्ष जहाँ भी आए समझ जाइए कि उसमें मार्क्स है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है, यह किसका विचार है? ऑप्शन है मार्क्स, लेनिन, बाकुनिन और स्टालिन। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए सही है, जो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया उसी अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य के वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों का समर्थन किया? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? मार्क्स, लेनिन, एंजल्स, लेनिन और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों लोग हैं जो राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अगर प्रतिपादन किसने किया तो मार्क्स ने किया, जनक कौन है तो मार्क्स है, लेकिन ये सारे लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं, समर्थन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन है अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फांसीवादियों से और व्यक्तिवादियों से। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जिसका हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो इसमें मार्क्सवादियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है व्यक्ति, जनता, वर्ग और दल। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, जो वर्ग है, वर्ग संघर्ष के कारण ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसने कहा, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है? तो ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बता देते हैं, ऑप्शन डी सही है, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? ऑप्शन है काल्पनिक, विकासवादी, क्रांतिकारी और फेबिनियन। तो कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है क्रिटिव ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम। क्या नाम है? क्रिटिव ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम। इसने अपने पूर्व समाजवादी विचारकों की आलोचना करते हुए उनको क्या कहा है? कल्पनावादी कहा है मार्क्स ने, ठीक है। और जैसा कि वेपर भी कहता है कि उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की पर उसके ज़मीन नहीं तैयार की। ये किसका कथन है दोस्तों? ये वेपर का है। तो इस तरह से वेपर ने भी कहा है और कार्ल मार्क्स ने भी उन लोगों को क्या कहा है? काल्पनिक कहा है। तो बस आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब डिस्कस करेंगे अब राज्य की परिभाषा एवं सिद्धांत
निर्माण तत्वों की हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद हमारा एक सीरीज़ और चलेगा जिसमें हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को लेंगे जो अब तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो गया है। ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों को टाइम मिल गया है। और जो लोग सो रहे थे या जो लोग अभी नहीं ध्यान दे रहे हैं, कम से कम ये जो क्वेश्चन रोज डिस्कस किया जा रहा है इसको आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें। और अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप उसको भी पढ़ते रहें और सॉल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों केवल एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको बार बार इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा, तो आप जो है अच्छे से समझ लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि अब तक हम लोगों ने जो ये 7 सीरीज डिस्कस किया, इन सभी में जो हमारे फिलासफ़र हैं, ठीक है, जो राइटर हैं, इनके बारे में स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं या उनसे संबंधित किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। और अब हम जब एक्सप्लेन करेंगे, अब जब समझाएंगे इन सभी के बारे में, प्लेटो, मार्क्स और ये सब जो हमारे हैं विचारक, इन सभी से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग उसमें भी डिस्कस करेंगे। एक बार इसमें रिवीजन उधर भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिवीजन के बहुत सारे चांसेस हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। ओके दोस्तों, जय हिंद, बाय।